नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि पता है आपका एग्ज़ाम जो है 19 सितंबर को हो रहा है। आरएसएसबी लाइब्रेरियन परीक्षा हो रही है और उस परीक्षा को जो है आपके लिए आसान बनाने के लिए एनवीरा टीम जो है आपके लिए मॉडल पेपर तैयार कर रही है। जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको भी ले रहे हैं हम लोग और जो संभावित प्रश्न है उनको भी हम लोग ले रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज के राजस्थान जीके के प्रश्नों पर। और राजस्थान के जीके के प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका, टापरा घर है, यानी कि जो घर है टापरा वह किस जनजाति का है, ये प्रश्न है। पहला है जोगी जाति का, दूसरा बी भील जाति का, सी है मीणा का या डी है सहरिये का। मित्रों, ये जो आपकी जनजातियां हैं इन जनजातियों में से टापरा घर किसका है। आपको हिंट दे देता हूं, टापरा को जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, कू। किस नाम से जानते हैं? कू नाम से भी जानते हैं। और ये कू क्या है? यह भी घर का प्रकार है। और वह किसका है? तो आपने बिल्कुल सही सोचा है और वह आपका है किसका? भील जाति का। किस जाति का है मित्रों? भील जाति का है टापरा घर। भील एक जो है सबसे प्राचीन जनजाति में से माने तो सही रहेगा, ये सबसे प्राचीन जनजाति है। और ध्यान दें मित्रों, भील जनजाति जो है वह आपके दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंतर्गत जो है निवास करती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। मित्रों, यहाँ पे नोट लगा करके आप अपनी कॉपी में एक और प्रश्न लिख दीजिएगा साथ में कि हमारे यहाँ पे जो घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है अंग्रेज अधिकारी, जिसे अपन ने कहा है कर्नल जेम्स टॉड। क्या कहा है? कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने जो है भील जनजाति के लिए एक शब्द काम में लिया है, वह क्या है? तो वह है वन मित्र या वन पुत्र। क्या है? वन पुत्र। वन पुत्र नाम दिया है किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। मित्रों, बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है कि तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है। प्रश्न के ऑप्शन देखने से पहले अपन तिलवाड़ा को जो है क्लेरिफाई कर लेते हैं भौगोलिक आधार पर। तिलवाड़ा जो है वह क्या कहाँ पर है, किस जिले में है? तो तिलवाड़ा है आपके कहाँ पे? बाड़मेर में। कहाँ पे है मित्रों? बाड़मेर में है। यहाँ पे क्या लगता है? पशु मेला लगता है। आपके लिए ऑप्शन है ए रामदेव जी, बी पाबू जी, सी मल्लीनाथ जी, डी गोगा जी। मित्रों, आपका ऑप्शन जो है देखना सबसे पहले स्मृति के अंतर्गत है और वो भी जो है देवता का पूछा जा रहा है जो अपन लोक देवता के रूप में मानते हैं। तो यह पशु मेला जो है किसकी स्मृति में लगता है? मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगता है। तिलवाड़ा पशु मेला मल्लीनाथ जी की स्मृति के अंतर्गत जो है भरा जाता है, आयोजित किया जाता है। अब मित्रों ध्यान दें, मल्लीनाथ जी के स्मृति में जो है ये आयोजित होता है, लेकिन कब आयोजित होता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह कब होता है? तो ध्यान देना, जो अपना चैत्र माह है, हिंदू वर्ष का जो पहला माह है, चैत्र बुधि 11, चैत्र बुधि 11 से लेकर के चैत्र बुधि 11 से लेकर चैत्र सुदी 11 तक जो है यह मेला लगता है। लगभग 1 माह तक ये मेला आयोजित किया जाता है मित्रों। और ध्यान देना मित्रों,
कि मल्लिनाथ जी की स्मृति में यह आयोजित होता है, लेकिन सबसे मुख्य रूप से पशु कौन से यहाँ पे जो है आते हैं और उनकी जो है खरीद फरोख्त होती है, लेन देन होता है। तो मुख्य रूप से जो है मुख्य रूप से यहाँ पे घोड़े व ऊंट की बिक्री होती है। किसकी? ऊंट की। अभी आपके प्रश्न लिखा हुआ ही है तिलवाड़ा पशु मेला, तो ध्यान रखना घोड़े व ऊंट की क्या होती है, यहाँ पे सर्वाधिक बिक्री होती है। मित्रों बढ़ते हैं अपन तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि कीका उपनाम था। कीका किसका उपनाम था? कीका किसका उपनाम था? ये प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए राणा प्रताप का, ऑप्शन बी राणा सांगा का, ऑप्शन सी राणा कुंभा का, ऑप्शन डी उदय सिंह जी का। आपके लिए जो है इस प्रश्न को थोड़ा सा हल कर देता हूँ। कीका होता क्या है? कीका होता है जो भील जनजाति होती है, उस भील जनजाति के अंतर्गत जो भील अपने छोटे पुत्रों को, छोटे बच्चों को जो है जिस नाम से पुकारते हैं वह नाम है क्या? कीका। और राणा प्रताप जो थे, ऑप्शन में दे रखा है आपके ए ऑप्शन राणा प्रताप, और राणा प्रताप जो थे उनका बचपन भीलों के बीच गुजरा था, इसीलिए जो है राणा प्रताप का उपनाम क्या हो गया? कीका। क्या हो गया मित्रों? राणा कीका। महाराणा कुंभा को मेवाड़ इतिहास में आप जानते हैं जिनके 80 घाव हो गए थे, लेकिन फिर भी मन से वो वीर थे, कभी युद्ध के लिए मना नहीं करते थे। कुंभा जो है प्रशस्ति के लिए जाने जाते हैं, आपको पता ही है। राणा उदय सिंह भी जो है जाने जाते हैं वीरता के लिए, ये सब आपने पढ़ा है। अब देखिए आपके लिए चौथा प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ... परसेंटेज भाग बनाते हैं। यानी कि जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, मित्रों ध्यान दें, यहाँ पे आपके लिए मैप है, इस मैप में ध्यान देना कि जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है वह कौन सा है। तो यहाँ पे देखें आपके लिए ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो आपकी जो अरावली पर्वतमाला है, सबसे वलित पर्वतमाला जो है, उस सबसे वलित पर्वतमाला का नाम है आपके क्या? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम के अंतर्गत जो जिले हैं वे सारे राजस्थान के पश्चिमी जिले माने जाते हैं। किस नाम से? पश्चिमी जिलों के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों ध्यान दें, ये जो पश्चिमी जिले हैं जिनकी संख्या कितनी है? 12, और इन सभी 12 जिलों को मरुस्थली जिलों के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? मरुस्थली जिलों के नाम से जाना गया है। तो अब आपसे ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो खाली जगह है प्रश्न में, वहाँ पे कितना प्रतिशत भाग आपके इन जिलों का है? तो ऑप्शन ए दिया है 61%, ऑप्शन बी 39%, ऑप्शन सी 43%, ऑप्शन डी जो है वह 55%। तो जो आपका आंसर है वह होगा सही आंसर ऑप्शन ए, जिसके अंतर्गत है क्या? 61%। 61% जो है वह किसका क्षेत्रफल है? वह रेतीले शुष्क भाग का, यानी कि थार के मरुस्थल का प्रतिशत है। मित्रों ध्यान दें, यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है, अगला प्रश्न मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया कि जनसंख्या और क्षेत्रफल का कितना क्या प्रतिशत है, कितना क्या रेशियो है। तो यहाँ पे जनसंख्या भी पता होनी चाहिए आपको कि यहाँ पे जनसंख्या कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। 61 पॉइंट समथिंग के अंतर्गत जो है ये क्षेत्र है। ठीक है मित्रों, आप ध्यान दें यहाँ पे कि ये जो क्षेत्र है थार का मरुस्थल का क्षेत्र, यह भारत का
भारत का सर्वाधिक गर्म प्रदेश है, सर्वाधिक गर्म प्रदेश है ये, सर्वाधिक गर्म प्रदेश है ये। अब बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, लेकिन थोड़ा सा याद आ गया, अगर अपन जलवायु की बात करें इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वार्षिक औसत अगर निकाला जाए तो वह 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। कौन सा क्षेत्र? थार के मरुस्थल का क्षेत्र। कौन सा? थार के मरुस्थल का क्षेत्र माना जाता है। अब मित्रों बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राव मालदेव ... का शासक था, मतलब कहाँ का शासक था, ये प्रश्न कर रहा है आपसे। ये प्रश्न 2019 के आपके RSSB 2019 लाइब्रेरियन के एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ है, और यहाँ पे जो ... का तात्पर्य है वो ये कह रहा है कि ये कहाँ का शासक था। कौन? राव मालदेव। कौन मित्रों? राव मालदेव। तो ऑप्शन ए मेवाड़ का, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी अलवर, और ऑप्शन डी है क्या? हाड़ौती। मित्रों राव मालदेव बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। कहाँ के हैं? मारवाड़ के। कहाँ के हैं मित्रों? मारवाड़ के हैं। और जो मारवाड़ का ये शासक हैं, इनका युद्ध जो हुआ था एक बार आपके दिल्ली सुल्तान के साथ हुआ था, और वो अफगान सुल्तान थे। कौन? शेरशाह। कौन थे? शेरशाह। इनके साथ एक बार क्या हुआ? युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के अंतर्गत इन्होंने अपनी इतनी अच्छी वीरता प्रदर्शित की थी मालदेव ने, कि इनको जो है शेरशाह को एक बार तो जो है हार मानना स्वीकार करने ही वाले थे, लेकिन जो है कुछ अपनी कूटनीति के कारण वह युद्ध जीत जाता है। कौन? शेरशाह। और इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण सल्तनत को खो देता, यानी भारत जो इतना बड़ा भूभाग है जहां का सम्राट मैं हूं, ये कह रहा है कौन? शेरशाह, कि मैं उस सल्तनत को खो देता एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए। बाजरा तात्पर्य है कि हमारे जो पश्चिमी इलाकों के अंतर्गत जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक बोया जाने वाली फसल जो है वो कौन सी है? बाजरा है। तो उन्होंने ऐसा एक बार कहा था। किसने? राव मालदेव ने। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में है, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? सवाई की उपाधि है मित्रों सवाई जयसिंह। ये आपके आमेर के शासक थे, और जिन्होंने शिवाजी को जो है पुरंदर की संधि के लिए जो है विवश किया था। पढ़ा है आपने। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी है बाबर। मित्रों सवाई की उपाधि दी थी किसने? औरंगजेब ने। आपका सही आंसर क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को जो है सवाई की उपाधि दी थी। आमेर के शासक थे मित्रों। इन्होंने जो है सवाई जयसिंह ने आपकी 6 जो है वेधशालाएं बनाई थी। उन्होंने जो है दिल्ली, काशी, उज्जैन, मथुरा व जयपुर के अंतर्गत ज्योतिष से संबंधित जो है वेधशालाओं का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। वेधशालाएं बनवाई थी उन्होंने। ये थे आपके कौन? सवाई जयसिंह, आमेर के शासक। बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न है आपका, अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? अपने एनवीरा एजुकेशन चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देखिएगा, राजस्थान का एकीकरण। उस एकीकरण के अंतर्गत सारा जो है क्लेरिफाई दे रखा है, और उसमें बताया गया है आपके कि जो ये अजमेर है उस समय अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था,
और ये जो था वह केंद्र शासित प्रदेश था। उस समय क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। प्रश्न पूछ रहा आपसे कि एकीकरण में वह कब सम्मिलित हुआ था, कौन से वर्ष में सम्मिलित हुआ था। तो मित्रों प्रश्न का ऑप्शन है ए 1946, बी 1950, सी 1956 या डी है 1951। मित्रों आपको याद होगा, आप में से कईयों ने वीडियो जो देखा होगा तो आपको पता है कि उस समय मैंने आपको बताया था सबसे अंतिम के अंतर्गत जो अपना राजस्थान, वर्तमान का जो राजस्थान है, उस राजस्थान के अंतर्गत सम्मिलित होता है अजमेर सबसे अंतिम चरण में, यानी कि 7वें चरण में। कौन से चरण में? 7वें चरण के अंतर्गत ये क्या होता है? सम्मिलित होता है। 7वां चरण आपको पता हो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चरण 1948 में, फोर्थ और फिफ्थ जो है आपके होता है 1949 में, फिर जो है सिक्स्थ होता है 50 में, सेवंथ जो होता है वह होता है आपके कब? सन 1956 ईस्वी में। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान के अंतर्गत मिल जाता है कौन? अजमेर। 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को विलय हो जाता है अजमेर का, किसमें? अपने वर्तमान के राजस्थान में। और आपका प्रश्न संख्या 8 देखें मित्रों, कालीबंगा निम्न में से किस जिले में स्थित है? कालीबंगा जो जगह है वो किस जिले में है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी है आपका बाड़मेर। मित्रों सही आंसर तो है आपका क्या? हनुमानगढ़। प्रश्न पूछा गया 2019 के एग्जाम के अंतर्गत, जो आपका रद्द होता है एग्जाम, उसके अंतर्गत पूछा गया था, हनुमानगढ़ के अंतर्गत। कालीबंगा है क्या? तो ये जो है सैंधव स्थल है। क्या स्थल है? सैंधव स्थल है। प्राचीन स्थलों में से जाना जाता है, जहाँ पे 7 यज्ञ वेदिकाएं मिलती है, आपको पता ही है। फिर ध्यान दें मित्रों, सैंधव स्थल है और इसका जो है ये कालीबंगा जो है वह किस भाषा का शब्द है? आज तक नहीं पूछा, पूछ लिया जा सकता है। तो यह सिंधु भाषा का शब्द है, सिंध भाषा या सिंधु भाषा का शब्द है। अब मित्रों ध्यान देना, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? तो खोज की थी अमलानंद जी घोष ने। खोजकर्ता कौन है मित्रों? अमलानंद घोष। और उन्होंने क्या किया था? इसका सबसे पहले पता लगाया था। और कब इसकी खोज हुई थी? तो खोज होती है आपके सन 1952 ईस्वी में। कब होती है? खोज होती है 1952 ईस्वी में। और ध्यान दें मित्रों, जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले चूड़ियाँ। किसका शाब्दिक अर्थ? कालीबंगा का। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि जो कालीबंगा है उसके उत्खननकर्ता कौन थे? बता तो दिया था अमलानंद जी घोष ने 1952 में कि यह एक टीला है, यहाँ पे जो है प्राचीन स्थल है और सैंधव घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसकी जो खुदाई करने वाले जो थे वो थे आपके बीके थापर और बीवी लाल। इन्होंने क्या किया था? खोदा था, उस टीले को खोदा था और इस सभ्यता को जो है दुनिया के सामने बताया था। कब? सन 1961 और 1962 के अंतर्गत जो है इसका पता लगाया था, इसके बारे में आपको कहा था। ध्यान दें मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध जो है ढोला मारू से है? ढोला मारू प्रेम कथा है अपने मारवाड़ की। तो ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली या ढूंढाड़ शैली। अभी मैंने आपको बताया कहाँ की? मारवाड़ शैली की। ढोला मारू एक प्रेम कथा है जिसके रचनाकार कौन है? कवि कलोल। कौन है मित्रों? कवि कलोल जो है उन्होंने इसको जो है रचा था। राजकुमार ढोला
और राजकुमारी मारू जो थी उसकी प्रेम कथा का जो है वर्णन किया गया है मारवाड़ी साहित्यों के अंतर्गत। तो ये थी आपकी मेवाड़ शैली। इस मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो है ये ढोला और मारू जो है आपके सही है आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 दिया है, उस्ता कला का संबंध निम्नलिखित में से किस जंतु की खाल से संबंधित है? जंतु की खाल से संबंधित है मित्रों। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी ऊंट या ऑप्शन डी है घोड़ा। तो आपसे पूछा जाए उस्ता कला होती क्या है, तो उस्ता कला के बारे में बताने से पहले आपको ऑप्शन बता देता हूं सही क्या है। सही है आपका ऑप्शन सी। ध्यान दे मित्रों, ऊंट की खाल पर, किस पर? ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण मीनाकारी की जाती है, चित्रकारी की जाती है, जो कलाई की जाती है, कलाकारी की जाती है, उसी कला को क्या नाम से जाना गया है? उस्ता कला के नाम से जाना गया है। मित्रों ये लकड़ी पर भी होती है, लेकिन ध्यान रखना आपसे पूछा है खाल पर, तो खाल किसकी होती है इसको उपयोग में लेते वक्त? ऊंट की। तो ऊंट की, ऊंट से ऊ यानी ऊ से उस्ता, उस्ता कला। अब आपसे प्रश्न संख्या 11वें के बारे में चर्चा करते हैं। जलवायु प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु में उपलब्ध है। ये जलवायु के प्रकार बताने वाले कौन विशेषज्ञ थे, कौन भूगोलवेता थे? तो भूगोलवेता थे आपके कौन? कोपेन। कौन थे मित्रों? कोपेन। कोपेन ने क्या किया था? जलवायु का जो है बंटवारा किया था और जलवायु के बंटवारे को जो है पूरा सिंप्लीफाई किया था। तो ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बारा या ऑप्शन डी है क्या? ऑप्शन डी है डूंगरपुर। तो इसका जो है मित्रों सही आंसर क्या है उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। कोपेन ने क्या किया था? जलवायु को 2 भागों में बांटा था। जलवायु को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। एक BWH और एक है BWK भागों में बांटा था। BWH क्या होता है, BWK क्या होता है? तो उसमें देखें BWH जो है वो तो है आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और BKW क्या होती है? वो होती है आपके कौन सी? शीत कटिबंधीय जलवायु होती है। अब आपके सामने आंसर जो है क्लियर हो जाना चाहिए। अपन को पूछा जा रहा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अभी मैंने आपको जो है 5वें प्रश्न में बताया था कि किस प्रकार से राजस्थान के जो 12 जिले थे वो उष्ण कटिबंधीय भाग में आते हैं। तो जहाँ पे 25% वार्षिक औसत वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है। तो यहाँ पे देखें अपने को BWH पूछा है, तो अब जयपुर अपने पश्चिमी भाग में नहीं है, 12 पश्चिम में नहीं है, डूंगरपुर पश्चिम में नहीं है, तो आपका पश्चिम में है कौन सा? जैसलमेर। और अभी मैंने पढ़ाते वक्त बताया था प्रश्न को कि भारत का सबसे गर्म मरुस्थल यानी उष्ण, गर्म कहें चाहे उष्ण कहें दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, यानी कि 11वें प्रश्न का ऑप्शन हो गया क्या? जैसलमेर। बढ़ते हैं अपन 12वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद्य का उदाहरण नहीं है? मित्रों प्रश्न पढ़ते वक्त थोड़ा सा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना, हड़बड़ाहट नहीं करें, क्योंकि प्रश्न में कभी नहीं, असत्य, सत्य लिखा आ जाए तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अपने इस प्रश्न में भी पूछा है कि तत्वाद्य का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए जंतर, ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन सी सारंगी और ऑप्शन डी है रावण हत्ता। मित्रों वाद्य यंत्रों को जो है कई प्रकार से जो है बांटा गया है। आपने पूछा है तत्वाद्य का, तत्वाद्य क्या होता है?
वे वाद्य यंत्र जिनको तारों के माध्यम से जो है जोड़ा जाता है और उन तारों के माध्यम से क्या किया जाता है, बजाया जाता है। तो जैसे सारंगी है, रावण हत्था है, दोनों स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा आपको कि दोनों तारों से ही जो है जुड़े हुए हैं। रही बात जंतर की, जंतर भी जो है अपने पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत एक वाद्य यंत्र, लोग उसको जो है ज़्यादा बजा रहे हैं। तो ये हो गए सभी क्या, तत्वाद्य यंत्र। अब रही बात अलगोजा, अलगोजा क्या होता है? तो बांसुरी की तो एक नली होती है, जबकि अलगोजा की नलियाँ कितनी होती है, 2 नली होती है। तो जो अपने को पूछा उदाहरण नहीं है, तो रावण हत्था एक तत्वाद्य यंत्र है, सारंगी एक तत्वाद्य यंत्र है, जंतर एक तत्वाद्य यंत्र है, जबकि अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो फूंक मार करके उसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। बढ़ते हैं मित्रों 13वें प्रश्न की तरफ। चारण किस देवी की अपनी कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं? चारणों की कुल देवी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दुर्गा माता, ऑप्शन बी बाण माता, ऑप्शन सी शीला माता या ऑप्शन डी करणी माता। मित्रों ध्यान देना कि जो चारण जाति है वह मुख्य रूप से किस किस क्षेत्र में जो है निवास करती है? तो निवास करती है वह एक तो सिंध के क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में और गुजरात के उत्तर पूर्व में ये निवास करती है। कौन सी जाति? चारण जाति। और ये कैसी जाति है? तो यह जो है साहित्यों को लिख करके और प्रशंसा के अंतर्गत जो गीत गाए जाती है, वो गाने वाली, उनको लिखने वाली वह जाति है कौन सी? चारण जाति। तो अब देखें मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर बात करें अपन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पे इसको सर्वाधिक पूजा जाता है। और वह जो है कौन सी माता? करणी माता। यानी कि जो चारण लोग हैं उनका मूल निवास स्थान जहाँ से है वहीं पे इनका मंदिर भी है। सफ़ेद चूहों के कारण भी ये मंदिर जो है प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? किसका मित्रों? जो अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता थे विजय सिंह पथिक, उनका वास्तविक नाम पूछा गया है, मूल नाम पूछा गया है। उनके माता पिता के द्वारा उनका नाम क्या रखा गया था वो पूछा है। वो प्रसिद्ध हुए थे वो नाम नहीं पूछा है। ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी धोंदू पंत, ऑप्शन सी भूप सिंह और ऑप्शन डी है औकार सिंह। तो आपका सही उत्तर जो है मित्रों वह है क्या? भूप सिंह। क्या है मित्रों? भूप सिंह। और भूप सिंह की जो है अगर बात करें अपन जन्म की, तो जन्म होता है इनका कहाँ पे? गुठावली में। कहाँ पे होता है? गुठावली में। गुठावली कहाँ है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर कहाँ है? वह है यूपी में। यहाँ पे इनका क्या होता है? जन्म होता है। और अगर बात करें अपन जन्म कब होता है, तो जन्म होता है कब? 29 फरवरी को। कब होता है? 29 फरवरी को सन 1882 ईस्वी के अंतर्गत इनकी क्या होती है? जन्म होता है। जन्म जब होता है तो उनके माता पिता के नाम दिलवाया जाता है, उनके माता पिता के द्वारा नाम दिलवाया जाता है भूप सिंह। इनको जो है अपन और नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय पथिक नाम से भी अपन इनको जानते हैं। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें इनको प्रसिद्धि मिली थी, तो इनको राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी लोगों ने इनको जो है पुकारा था। बढ़ते हैं अपन 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न, मारवाड़ी बोली की साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? और मारवाड़ी बोली के जो साहित्यिक रूप की जो रचना की थी वो किस जाति ने की थी? चारण जाति के लोगों के द्वारा की गई थी। तो आप देखें, ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी मेवाती और ऑप्शन डी है बागड़ी। ये 4 जो है साहित्यिक बोलियां हैं जो राजस्थान के अंतर्गत प्रयोग में ली जाती है साहित्यिक शैली को लिखते वक्त। तो आपका सही आंसर जो है मित्रों वह है कौन सा?
डिंगल। अभी मैंने कहा था कि चारण लोग जो जिन गीतों को रचते हैं और उन गीतों को रचते वक्त जिस भाषा का, जिस शैली का जो प्रयोग करते हैं वह है कौन सी? डिंगल है। बढ़ते हैं अपन आपके 16वें प्रश्न की तरफ, और 16वां प्रश्न है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? पशु का पूछा गया है मित्रों, ध्यान देना। गोडावण, बी चीता, सी काला हिरण और ऑप्शन डी है चिंकारा। वर्तमान की बात करें मित्रों तो राजस्थान के अंतर्गत राज्य पशु है कितने? 2। राज्य पशुओं की संख्या कितनी है? 2 है। और दूसरा जो बनाया गया था वो बनाया गया था 2014 के अंतर्गत, उसको भी जो है क्या दे दिया गया था? प्रतीक के रूप में मान्यता दे दी गई थी। किस में? पशु के रूप में, राज्य पशु के रूप में। और किसको दी गई थी? तो वह दी गई थी ऊंट को। किसको दी गई थी? ऊंट को जो है 2014 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया गया था। अब अपने इसमें तो ऊंट है नहीं, तो दूसरा कौन सा है? अभी अपन ने कहा 2 है, तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका कौन सा? चिंकारा। कौन सा है मित्रों? चिंकारा। तो ऊंट और चिंकारा दोनों ही क्या माने जाते हैं? राजस्थान राज्य के राज्य पशु माने जाते हैं। ऊंट को तो जो है घरेलू यानी डोमेस्टिक क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, घरेलू क्षेत्र के रूप में राज्य पशु माना जाता है। अब रही बात चिंकारा की, तो चिंकारा मित्रों जो है वह कब घोषित किया गया था राज्य पशु के रूप में? तो 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में चिंकारा को क्या किया गया था? घोषित किया गया था राज्य पशु के रूप में। ठीक है, ये रहा आपका चिंकारा। अब अगर बात करें अपन गोडावण, गोडावण क्या है? तो ये अपना राज्य पक्षी है। अगर बात करें चीता की तो राष्ट्रीय पशु है। काला हिरण अभी अपने कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? ऊंटों के देवता माने जाते हैं। ऑप्शन ए मेहाजी, ऑप्शन बी पाबूजी, ऑप्शन सी तेजाजी और ऑप्शन डी है क्या? हड़बूजी। मित्रों जब ऊंट जो है पशु, इसको जब कोई बीमारी होती है तो उसकी ठीक होने की कामना जो की जाती है वह किस देवता की पूजा के रूप में की जाती है? पाबूजी के रूप में। पाबूजी जो है ऊंटों के देवता के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए थे। तो ये है आपका ऑप्शन। अब अगर बात करें पाबूजी कौन थे? पाबूजी जो है वह इनका जो जन्म है वो होता है विक्रम संवत सन 1239 ईस्वी में। कब होता है? सन 1239 ईस्वी में। और जो जोधपुर के अंतर्गत जो फलोदी जो है क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? जोधपुर जिले का जो फलोदी का जो क्षेत्र है, उस फलोदी के कोलू नामक गांव में, कहाँ पे? कोलू नामक गांव के अंतर्गत जो है इनका जन्म होता है। किनका? पाबूजी का। बढ़ते हैं अपन प्रश्न संख्या 18वें की तरफ। प्रश्न 18, बुवाई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? जिसकी सबसे ज़्यादा जो है बुवाई की जाती है, उस फसल के बारे में आपसे पूछा गया है अपने राजस्थान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए बाजरा, बी गेहूं, सी चावल और डी है क्या? कपास। मित्रों हालांकि चारों फसलों का जो है बुआई होती है अपने राजस्थान में, लेकिन मात्र एक शब्द लिखा हुआ है मुख्य रूप से, मुख्य फसल पूछी गई है। तो अधिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी फसल है? तो इसके लिए ध्यान दें, अभी अपन ने पढ़ा था मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 61 पॉइंट समथिंग जो है आपके मरुस्थल का क्षेत्र है। और मरुस्थली जो मिट्टी है, रेतीली जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंतर्गत अधिक फसल होती है कौन सी? बाजरे की। और बाजरा जो है राजस्थान प्रथम स्थान आता है, यानी बाजरे की फसल के रूप में सबसे ज़्यादा जो है स्थान आता है, सबसे पहला स्थान आता है
वह किसका आता है? अपने राजस्थान का। प्रश्न संख्या 19 दिया है कि राजस्थान के किस शहर में बटनेर दुर्ग स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी है डूंगरपुर। मित्रों, बटनेर दुर्ग जो है एक जिले के प्राचीन नाम से ही उसका नाम पड़ा था, यानी कि इसको जो है, हालांकि बनाने वाले भाटी शासक थे जैसलमेर के, और वो यहाँ आकर के उन्होंने जो है बनाया था, लेकिन ऑप्शन में आपके जो है जैसलमेर बिल्कुल नहीं है, होता तो भी वह गलत होता है, क्योंकि फिजिकल रूप से वह वर्तमान में कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो ये है आपके कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है मित्रों? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम ही है बटनेर। क्या नाम है? बटनेर नाम है। ध्यान देना कि ये जो बटनेर का जो दुर्ग है, उस दुर्ग में, यानी कि ये सबसे पहली बात तो ये सबसे प्राचीन दुर्ग भी माना जा रहा है, यानी 1700 वर्षों पुराना ये दुर्ग है। 1700 वर्षों पुराना यह दुर्ग है। भारत के सबसे पुराने किलों में से ये नाम जाना जाता है, बटनेर का दुर्ग। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल दुर्ग का उदाहरण है? यहाँ नहीं पूछा है पूछा है, यानी कि जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी गागरोन, और ऑप्शन डी है मेहरानगढ़। ध्यान दें मित्रों, चित्तौड़गढ़ का किला जो है सभी किलों का सिरमौर माना जाता है, जल दुर्ग नहीं है। अगर आपसे कुंभलगढ़ दुर्ग पूछे तो वो भी एक गिरी दुर्ग के अंतर्गत आता है, जल दुर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। गागरोन दुर्ग को ही जो है किस नाम से जाना जाता है? जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मित्रों, जल दुर्ग उसे कहा जाता है जो जिस दुर्ग के चारों तरफ जल हो, यानी वह दुर्ग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे किस नाम से जानते हैं अपन? गागरोन दुर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, अब अपन जो है इस जल दुर्ग के अंतर्गत अगर आपसे और पूछ ले कि और कौन कौन से जल दुर्ग हैं, तो आपका जो है झालावाड़ का जो दुर्ग है वह दुर्ग भी जल दुर्ग के अंतर्गत आता है। बैसरोड़गढ़ का पूछ ले, जो बैसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है, बैसरोड़गढ़ का पूछे तो वह भी किस में आता है? इसी के अंतर्गत आता है, किस में? जल दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो मनोर थाना का जो दुर्ग है वह दुर्ग भी किस में आएगा? जल दुर्ग में। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न के बारे में आपसे कंप्यूटर वाले सर संपत जी सर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अब हम जो है कंप्यूटर विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, यानी आपको राजस्थान लाइब्रेरियन एग्जाम के अंतर्गत जो है कंप्यूटर साइंस के जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा, और हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो भी अपलोड कर दिया था, उसके अंदर भी जो है आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा ही होंगे। चलिए, अब यहाँ पे सेकेंड जो पार्ट है इसके अंदर देखो, पहला क्वेश्चन आता है लाइब्रेरियन एग्जाम का कि स्कैनर का क्या काम है? स्कैनर का क्या काम है? ऑप्शन ए है आपका इंफॉर्मेशन कैप्चर एंड ग्राफिक फॉर्मेट में स्टोर करना, बी है आपका सिर्फ इंफॉर्मेशन कैप्चर करना, सी है आपका सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका इनमें से जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 या 10 सेकंड दूंगा। आपको जो है अगर इनमें से कोई आ रहा है तो आप जो है अपनी तरफ से आंसर दे सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका इनमें से कौन सा राइट है। चलिए, इनमें से जो आपका राइट आंसर है आपने कमेंट कर ही दिया होगा। अब देखिए, अगर आपने सही कमेंट किया है तो इनमें से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्कैनर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है एंड ग्राफिक फॉर्मेट में उसको स्टोर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए। यानी स्कैनर आपने देखा ही होगा, जब डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसको स्कैन किया जाता है पहले, फिर उसका जो है इमेज जो होता है वो स्टोर कर लिया जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत। तो दोनों काम करता है स्कैनर, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम डिस्कस करते हैं। MICR का पूर्ण रूप क्या है? यानी MICR का आपको फुल फॉर्म बताना है। देखिए, आपका ऑप्शन ए है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बी है आपका मेटेलिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सी है आपका
मेटेलिक कलर कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और डी है आपका मेटेलिक इमेज कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें से जो आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है 5 सेकंड है। चलिए, जिन्होंने आंसर दे दिया है उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चेक कीजिए आप कि आपने जो है आंसर सही दिया है या नहीं दिया है। तो MICR का कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म। RACT का भी अगर आपने एग्जाम दिया हो तो वहां पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यहां पे आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट बनता है। इस क्वेश्चन के दोनों के अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक वर्ड है जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। कौन सा है? पहला है आपका साइबर स्पेस, बी है आपका अपलोड, सी है आपका प्रकाश भंडारण और डी है आपका मॉडेम। इनमें से जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि अगर आप अपने आप को चेक करेंगे कि भाई मेरा आंसर सही जा रहा है या नहीं है तो उसमें कुछ नहीं जाता है। आपको जो है ये पता चलेगा कि आप आंसर सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसके साथ जो है आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने आपको जो है कई बार रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो भी चैनल आते हैं उसके ऊपर इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आ रहे हैं उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमारे जो है बहुत मेहनत लगती है हमें। तो उस मेहनत के लिए आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर बनता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी। कैसे हुआ? साइबर स्पेस जो है, साइबर जो क्रिमिनल जो रिकॉर्ड होते हैं या साइबर स्पेस साइबर से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उनके लिए ये वर्ड प्रयुक्त होता है वहां पे। अपलोड का क्या मीन्स होता है कि अपने पास जो फाइल्स हैं वो आगे वाले जो सर्वर है वहां पे अपनी फाइल्स को भेजना, तो वहां पे हम अपलोडिंग का यूज करते हैं। प्रकाश भंडारण इसके अंतर्गत कोई आता ही नहीं वर्ड। और डी होता है मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, जो आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पे आंसर सी सही होता है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाटा प्रेषण गति को मापने की इकाई है। डाटा प्रेषण गति, डाटा को सेंड करने के लिए जो गति होती है उसको मापने की इकाई कौन सी है, यूनिट कौन सी है? पहला है मेगाहर्ट्ज, बी है प्रति सेकंड, सी है आपका बिट प्रति सेकंड और डी है आपका नैनो सेकंड। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं जो है आपको 5 सेकंड प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको इस प्रकार के इजी क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे और इनका आप आंसर भी दे पाएंगे। चलिए, डाटा प्रेषण की गति जो होती है उसको मापने के लिए जो इकाई होती है वो है आपके बिट प्रति सेकंड। अगर आपने ये आंसर सही दिया है तो आपका आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पे अपना आंसर सी हो गया। ठीक है, यानी आप जब डाउनलोडिंग वगैरह करते हैं फाइल्स को तो आपको जो पता होगा कि जो फाइल्स आपका साइज है उसमें से कितना डाउनलोड हुआ, ये दोनों को दिखाने के सूचना जो होती है दिखाने के साथ आपको एक चीज़ और दिखाई जाती है कि डाटा जो है कितनी स्पीड में जो है डाउनलोड हो रहा है या भेजा जा रहा है। तो उसको हम बोलते हैं डाटा प्रेषण गति। समझ में आ गया आपको? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? ए है आपका टेप, बी है डिस्क, सी है आपका प्रिंटर और डी है आपका बस। इसमें से आपका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, आपके पास जो है 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन के लिए। आपका जो है इसमें से जो भी आपका राइट आंसर पुट आउट होता है वो आप बता दीजिए। चलिए, अब इसमें हम देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स जो होता है एक प्रिंटर का उदाहरण है। अगर आपने ये आंसर सही दिया है, आंसर का कमेंट दिया है, तो ये आंसर आपके लिए एकदम सही है। यानी प्रिंटर का एक उदाहरण कौन सा भी है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? यानी इनमें से एक कौन सा ऐसा वर्ड है या पद है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? ए है आपका ब्राउजर, बी है लिंक, सी है प्रिंटर और डी है सर्च इंजन। इनमें से आपका राइट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और ऐसा इजी क्वेश्चन अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो आपको आंसर सामने आपके पड़ा है, आप बता सकते हैं। चलिए, अब आपने इसका आंसर दे दिया होगा, हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं तो आपका आंसर फटाफट आपके पास आ जाएगा। चलिए, ब्राउजर क्या होता है?
आपके इंटरनेट के लिए, जो आप इंटरनेट के ऊपर आप जो भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उन वेबसाइट के जो पेजेज होते हैं आपको दिखाने का काम करता है ब्राउजर। तो किससे रिलेटेड है? इंटरनेट से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें नहीं है वो पूछा गया है। दूसरा है लिंक। लिंक क्या करते हैं कि जब हम कोई रिजल्ट सर्च करते हैं तो आपको ब्लू लाइन में जो भी रिजल्ट सर्चेज रिजल्ट मिलते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुलता है। आपने ये देखा होगा। तो लिंक का एक दूसरा काम ये भी है कि दो पेज या दो से अधिक पेजों को आपस में कनेक्टिविटी देता है लिंक। चलिए क्वेश्चन तीसरा सी देखते हैं हम, ऑप्शन प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? डॉक्यूमेंट जो भी आपने टाइप किया या टेक्स्ट टाइप किया उसको एक हार्ड कॉपी के रूप में अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रिंटर आपका मदद करता है, यानी आपको जो डाटा है वो छाप के बाहर दे देता है। तो ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सी। लास्ट सर्च इंजन भी देख लीजिए। सर्च इंजन क्या करता है? जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनको जो है मैनेज करता है, उनको जब हम सर्च करते हैं तो उनको इंडेक्स करता है, तो उसको सर्च इंजन जो है वो ये काम करता है। चलिए इसका आंसर आपको पता चल गया, सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? इनमें से किसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर जो मैंने आपको कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़े हैं अगर आपने वो देख लिए हैं, इसका मीन्स है कि उनसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आ गए तो आप कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है जो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से वहाँ पे समझाए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो भी मैंने वहाँ पे बताए हैं। तो एक बार उन वीडियो को जो है आप जरूर विजिट कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला है वैक्यूम ट्यूब, बी है आपका मैग्नेटिक कोर, सी है आईसी और चौथा है ट्रांजिस्टर। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए तो इनमें से आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब, यहां पे है ए। अब देखिए आप पांचों वीडियो को मैं कई बार हर वीडियो में आपको जो है रिवाइज करता हूं, वापस यहां पे रिवाइज करना हो आपके लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। फर्स्ट में जो था आपके वैक्यूम ट्यूब जो है यूज हुआ था। सेकंड में आपके था ट्रांजिस्टर, याद रखना है आपको। थर्ड में जो था आपके था आईसी और फोर्थ में था आपका माइक्रो प्रोसेसर और जो फिफ्थ है वो ULSI चिप बेस्ड है, जो कि AI का संगठन है एक प्रकार का। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन इस प्रकार से याद रखने हैं ताकि आपको जो है एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन मिस ना कर पाए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, DTP का पूर्ण रूप है। ए है आपका डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, बी है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी है आपका डेस्कटॉप प्रिंटिंग और डी है आपका डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। इनमें से जो आपका राइट आंसर है आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, क्योंकि आप अगर इनमें से जो भी आपका राइट आंसर है अगर आप उसका ट्राई कर रहे हैं कि भाई मेरा आंसर सही है नहीं है, तो इसमें आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए जिन्होंने भी आंसर दे दिए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि राइट आंसर कौन सा है। तो उसका आंसर राइट है आपका DTP का डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी वर्क्स करते हैं वो सारा DTP के अंडर आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर राइट बनता है बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल, ए है आपका इलेक्ट्रिकल मेल, बी है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है आपका। ए है आपका इलेक्ट्रिकल मेल, बी है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज या डी इनमें से कोई नहीं। आपका इनमें से जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए तो यहां पर ईमेल का फुल रूप है, पूर्ण रूप है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल। तो यहां पे इसका जो है बी आंसर राइट आंसर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा आप। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है यानी बेस? तो यहाँ पे पहला है आपके पास ए C++, बी है आपका बेसिक, सी है आपका कोबोल और डी है इनमें से कोई नहीं।
अगर इस प्रकार की लैंग्वेजेस को आपको सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छी लैंग्वेज जो है आपको जो है उसको मजबूत कर सकती है, या उसको नींव का पत्थर कह सकते हैं हम। कौन सी इनमें से आप राइट आंसर आपका लिखें। चलिए, जिन्होंने आंसर दे दिया है अब आपको उनको चेक करना है कि इसका राइट आंसर आपने दिया है या नहीं दिया है। तो फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए जो भाषा नींव की पत्थर कही जाती हैं वो है आपकी बेसिक। तो यहाँ पर बी आंसर इसका राइट आंसर होता है। तो इस प्रकार हमने जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इसका एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप वापस रिपीटेशन में आपका काम आएगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो आज हमने जो है सेकंड पार्ट जो इसका लाइब्रेरियन एग्जाम का है उसके अंदर हमने जो है राजस्थान जीके और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट आउट हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आपके लिए एक और न्यूज़ है कि हमारे चैनल का जो है एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया जा चुका है, टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए एनवीरा एजुकेशन और इस चैनल को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, क्योंकि इसके अंदर जो हम डेली वैकेंसी की डिटेल्स, पीडीएफ नोट्स और जो भी आपके इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो होते हैं स्टडी से रिलेटेड वो वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। हमारा एनवीरा का फेसबुक पेज भी आप जो है ज़रूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे हैं तो भी हमें एनवीरा एजुकेशन के नाम से आप जो है ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको इन सभी पे एक्टिव बराबर होना पड़ेगा। इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।